डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा, अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी हवाई हमले में ईरान में 35 से ज्यादा लोग मरे। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, पुरी में भव्य रथ यात्रा का होगा भी शानदार आगाज। भगवान जगन्नाथ भाई बहनों के साथ भक्तों को देंगे दर्शन। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पूरे देश में निकल रही है रथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने का दिया आदेश। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द किया। बेंच ने कहा यह मामला प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं, इसलिए सरकार और हाईकोर्ट को बैठकर इसे सुलझाना चाहिए। आजम खान को बड़ा झटका, रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें गिराने का दिया आदेश। निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिन की दी गई मोहलत। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा, अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने घंटों तक ईरान पर बम बरसाए। ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक। अमेरिकी हवाई हमले में ईरान से 35 से ज्यादा लोग मरे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ा दिया। वहीं अमेरिका ने ईरान पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक व्यापारी जहाज पर भी कार्रवाई करते हुए इसे निष्क्रिय कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर से मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। जॉर्डन ने भी कहा कि उसने अपनी ओर बढ़ रही 3 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक हाल के अमेरिकी हवाई हमलों में अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि 300 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हुए हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन केरमपोर ने बताया कि वह मौजूदा संघर्ष में पहली बार जारी किया गया आधिकारिक कुल आंकड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका सेना ने एक खाली तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया। यह जहाज ईरान के एक बंदरगाह की ओर जा रहा था। आरोप है कि टैंकर ने इस्लामिक गणराज्य पर लगाए गए नौसैनिक नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश करते हुए कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जॉर्डन ने 3 ईरानी मिसाइलें मार गिराने की जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां न्यूक्लियर पावर प्लांट के डेटा लीक का दावा। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक। दावा है कि हैकर्स ने कंट्रोल रूम का लेआउट, सप्लायर्स की लिस्ट डार्क वेबसाइट पर डाली। प्लांट पर 2019 में भी हो चुका था साइबर हमला। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से जुड़े हजारों दस्तावेज लीक हो गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हैकर्स ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने डार्क वेब पर इन दस्तावेजों को अपलोड करने का दावा किया है। इनमें पावर प्लांट के कुछ हिस्सों के ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की लिस्ट, कंट्रोल रूम और अन्य रिकॉर्ड सार्वजनिक किए गए हैं। सर्वर मई में हैक हुआ था, जून में दस्तावेज लीक का दावा किया गया। इसकी जानकारी अब सामने आई है। तमिलनाडु के कुडनकुलम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने माना है कि थर्ड पार्टी डेटा सेंटर कंपनी योटा का सर्वर हैक किया गया। इसकी जानकारी सरकार को दे दी गई है। परमाणु सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि डार्क वेब पर मौजूद ये दस्तावेज अगर असली है तो इनके जरिए कोई हमलावर न्यूक्लियर पावर प्लांट के सपोर्ट सिस्टम, सप्लाई चेन और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझ सकता है, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है। साल 2019 में भी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रशासनिक नेटवर्क में उत्तर कोरिया से जुड़े हैकर समूह का मैलवेयर मिलने की पुष्टि हुई थी। उस समय NPCIL ने कहा था कि संयंत्र की परिचालन प्रणाली प्रभावित नहीं हुई थी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत। पुरी में भव्य रथ यात्रा आज से। भगवान जगन्नाथ भाई बहनों के साथ भक्तों को देंगे दर्शन।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3 रथों में सवार होकर जाते हैं भाई बहन। पूरे देश में निकल रही है रथ यात्राएं। पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वार्षिक रथ यात्रा शुरू हो गई है। तीनों भव्य रथ पूरी तरह तैयार हैं और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए ग्रैंड रोड पर स्थापित किए गए हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त इस पावन आयोजन में शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और ओडिशा पुलिस के हजारों जवान तैनात किए गए हैं। ओडिशा के तटीय शहर पुरी में शुरू हो रही वार्षिक रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के 3 शानदार रथ कड़ी सुरक्षा के बीच ग्रैंड रोड पर निकलने को तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 15 कंपनियों समेत लगभग 14,000 जवानों को तैनात किया गया है। देवताओं से आज्ञामाला मिलने के बाद इन रथों को 12वीं सदी के इस मंदिर के सिंह द्वार तक ले जाया गया। मंदिर के सामने ग्रैंड रोड पर कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों रथ खड़े हैं। एनएसजी और आरएएफ के कमांडो, सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों समेत केंद्रीय सशस्त्र बलों की 15 कंपनियां और 13,000 पुलिसकर्मी पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नंदीघोष नाम के रथ पर सवार होकर जाते हैं, जिसका रंग पीला और लाल होता है। भाई बलभद्र ताल ध्वज नाम के रथ पर सवार होते हैं, जिसका रंग लाल होता है। वही बहन सुभद्रा के रथ का नाम दर्पलन, जो काले और लाल रंग का होता है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और अगली बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां रांची में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ पर राज्यपाल, सीएम सहित 13 लोग सवार होंगे। जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह 3 बजे से उमड़े भक्त, शाम 5 बजे शुरू होगी रथ यात्रा। ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह 3 बजे से मंदिर में पहुंचे। वहीं पहले सुबह तक भक्तों की कतार लगभग 2 किलोमीटर तक लगी रही। अब भक्त पंक्तिबंद होकर भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में रथ यात्रा महापर्व को लेकर जारी कार्यक्रम के अनुसार सुबह 4 बजे पूजा आरती के साथ दिन की शुरुआत कर दी गई। भगवान जगन्नाथ का 15 दिनों का एकांतवास समाप्त होने के बाद नेत्रदान की परंपरा पूरी हो गई है। इसके साथ ही भगवान जगन्नाथ ने अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन दिए। मंदिर परिसर में 108 दीपों से भव्य मंगल आरती की गई और भगवान को मालपुआ का भोग अर्पित किया गया। सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं के लिए श्री विग्रहों का दर्शन शुरू हो गया। दोपहर 2 बजे दर्शन बंद कर दिए जाएंगे और सभी विग्रहों को रथ के लिए प्रस्थान कराया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे विग्रहों को रथ पर विराजमान किया जाएगा, जबकि 2:30 बजे से 3 बजे तक उनका श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद 3 बजे श्री विष्णु लक्षार्चना और 4:30 बजे अष्टकम गीता पाठ होगा। मेले को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ पर पूजा अर्चना के समय कुल 13 लोग सवार होंगे। इनमें राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तथा 4 पुजारी शामिल हैं। वहीं रथ के पहियों के पास केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही रहने की अनुमति होगी। तो राजधानी रांची में भगवान जगन्नाथ को लेकर जिस तरीके से ऐतिहासिक जो ये रथ मेला का आज शुभारंभ हो रहा है, उसको लेकर रथ का निर्माण पूरा हो चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, रथ पूरी तरीके से सजकर तैयार है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यहीं पर से यानी कि इस मंदिर परिसर से यहाँ रथ में बैठकर सवार होकर मौसी बाड़ी तक जाएंगे और 16 जुलाई से 25 जुलाई की तारीख तक ये रथ मेला चलने वाला है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसे लेकर राजधानी रांची में जो वरीय पुलिस अधीक्षक है राकेश रंजन अपने नेतृत्व में आज एक बड़ी ब्रीफिंग भी करते हुए नजर आए थे। ब्रीफिंग में उनके साथ सिटी एसपी, ट्रैफिक एसपी, ग्रामीण एसपी और तमाम जो है डीएसपी से लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी है, सभी पहुंचे थे। सुरक्षा बलों की पूरी टीम पहुंची थी, जिन्हें सारे नियम कायदे बताए गए। सुरक्षा के लायजे से जो व्यवस्था की गई उसे लेकर
दिशा निर्देश दिए गए ताकि किसी भी तरीके से व्यवस्था में आम जनों को तकलीफ ना हो और रथ का संचालन सफलतापूर्वक हो सके। इसके लिए ब्रीफिंग की गई। देखने वाली बात होगी कि ये रथ यात्रा कितना भव्य तरीके से होगा जब मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे, पूजा करेंगे और तमाम प्रशासन और मंत्रियों के बीच, यहाँ पर नेताओं के बीच रथ मेला का शुभारंभ होगा। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश। नमस्कार। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। तृप्ति, जगन्नाथ रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है, तो ये शहरों में किन किन स्थान पर जाएगी और इस यात्रा में कितना आंकड़ा लगता है श्रद्धालुओं के शामिल होने का? वही बात करें सुरक्षा के इंतजाम की, तो क्या व्यवस्था कर दी गई है? देखिए अंकिता, ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये जो 334 वर्षों से भी पुरानी परंपरा है, रांची में भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ जो रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, ये आज से लेकर 25 जुलाई तक चलेगा। क्योंकि ज्यादा दिनों का समय रथ मेला के लिए रखा गया है, इसलिए ये गलत नहीं होगा कि इस बार जो है तो हजारों की संख्या में जो हर साल भीड़ लगती है हर दिन, और सुबह से लेकर ही मेला में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। शाम और रात तक लोग यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और जगन्नाथपुर मंदिर से मौसीबाड़ी तक जो रथ पर सवार होके जगन्नाथ भगवान अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ जाते हैं। इस दौरान देखिए खास श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर खास इसलिए भीड़ होती है क्योंकि जो रथ मेला लगता है वहाँ बच्चों के लिए खास आयोजन किए जाते हैं और बड़ों के लिए भी तमाम विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती है, आकर्षक झूलों से लेकर कई तरीके की सामग्री वहाँ पर बिकती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों से, झारखंड समेत और भी जो जिले हैं वहाँ से भी लोग यहाँ शहर से और दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं श्रद्धालु। क्योंकि राजधानी रांची का ये इतिहास काफी पुराना रहा है यहाँ पर रथ मेला लगाने का, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था की वजह से भी काफी पुख्ता इंतजाम करना अनिवार्य रहता है। और इस तरीके लगातार निरीक्षण की गई, कल देर रात तक निरीक्षण की गई। लगातार डीजीपी तदाशा मिश्रा भी इससे पहले निरीक्षण करने के लिए खुद मेला स्थल पहुंची थी और रथ मेला परिसर का उन्होंने खुद निरीक्षण किया था। तमाम वरीय पदाधिकारी डीसी मंजूनाथ भजंत्री से लेकर जो एसडीएम है वो सभी पहुंचे थे। आज चूंकि 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रथ मेला का संचालन किया जाएगा, रथ भव्य यात्रा का। और इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल के अलावा तमाम जो वीवीआईपी जो है रांची और पूरे राज्य के वो पहुंचेंगे। मंत्रीगण से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी होगी। सुबह से ही यहाँ पर देखा जाए तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार मंदिर परिसर में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि नेत्रदान का कल उत्सव बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। और आज देखा जाए तो आज अनुष्ठान सुबह से ही चल रहा है। तो देखने वाली बात ये भी है क्योंकि हर साल जो है तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी जाती है, लेकिन कई तरीके की आपराधिक घटनाएं भी हो जाती हैं। किसी का कुछ सामान चोरी हो जाए, कोई भीड़ में लोग खोने का भी ऐसी घटनाएं होती है, इसके लिए खास तौर पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काफी घंटों तक कल ब्रीफिंग भी की गई थी, एसएसपी खुद ब्रीफिंग का नेतृत्व करते नजर आए थे। अगर मेले की बात करें तो मेले में कई तरह के आयोजन किए गए हैं। झूलों के अलावा बच्चों को लुभाने के लिए देखा जाए तो ऐसे भी कुछ आयोजन है जिसका आकर्षक तरीके से बच्चे लुत्फ उठा सकते हैं। भूत मेला जैसा प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है आज इस मेले में, जो कि 25 जुलाई तक चलेगा। मतलब श्रद्धालुओं के लिए ऐसा समय रखा गया है ताकि ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही भीड़ में लोग काफी परेशान हो जाए। तो आज के अलावा आज से कल, परसों और 25 जुलाई तक श्रद्धालु यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि झारखंड समेत बाकी राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उनके लिए विधि व्यवस्था की गई है। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से ही प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत है। ट्रैफिक नियमावली बनाई गई है पूरी तरह से। ट्रैफिक एसपी खुद भी उसका नेतृत्व सुबह से ही करते नजर आ रहे हैं ताकि ट्रैफिक में किसी तरीके की कोताही न बढ़ती जाए और लोगों को सुविधा में किसी भी तरह की कमी न मिले। जी ठीक है तृप्ति, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जगन्नाथ रथ यात्रा शाम 5 बजे से शुरू होगी और इस रथ यात्रा में राज्यपाल सहित सीएम सहित 13 लोग सवार होंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी ले जाने का रास्ता खोल दिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के 8 मई 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार द्वारा गोलापार में दी गई जमीन को ठुकरा दिया गया था।
सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि यह मामला प्रशासनिक है, न्यायिक नहीं। इसलिए सरकार और हाईकोर्ट को बैठकर इसे सुलझाना चाहिए। कोर्ट के मुख्य निर्देश है जिसमें हल्द्वानी में हाईकोर्ट के लिए अलॉट की गई जमीन का कब्जा 6 हफ्ते के अंदर जैसा है जहां है की स्थिति में हाईकोर्ट को दिया जाए। जमीन ट्रांसफर का नोटिफिकेशन 8 हफ्ते में जारी हो। पेड़ काटने की बात पर सीजेआई ने कहा इलाके की हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जरूरत पड़े तो पेड़ों के साथ ही कब्जा किया जाए। सीजेआई ने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट का काम इस तरह के प्रशासनिक फैसले देना नहीं है। राज्य सरकार के हल्द्वानी के गोलापार में 26 हेक्टेयर जमीन हाईकोर्ट को नई बिल्डिंग के लिए दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 75% जमीन वन क्षेत्र है और पेड़ नहीं काटे जा सकते। साथ ही कोर्ट ने नैनीताल से शिफ्टिंग के पीछे ट्रैफिक, खराब कनेक्टिविटी, महंगाई और दूर दराज के जिलों के लोगों की दिक्कतें गिनाई। कोर्ट ने सरकार को 1 महीने में नई जमीन ढूंढने और वकीलों, आम जनता से राय लेने को कहा था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे प्रशासनिक बातचीत से तय हों। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विष्णु तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, जिस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट हो रहा है, वहीं वजह भी बताई गई है कि शिफ्ट क्यों हो रहा है, कि ट्रैफिक की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, इस वजह से शिफ्टिंग को लेकर बात हुई है। सालनी, ऐसा है कि ये आदेश ये बहुत दिन से प्रकरण चल रहा था हल्द्वानी में, क्योंकि नैनीताल एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर, और नैनीताल में यहाँ पर जो बाहर से लोग आते थे अपने कोर्ट केसेस के लिए, उनके लिए बहुत दिक्कतें होती थी। सबसे बड़ी बात है कि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर रहने और खाने का पैसा जो वहाँ पर भी है बहुत महंगा है वहाँ पर। इसलिए बहुत दिन से प्रकरण चल रहा था कि हल्द्वानी ये गोलापार में जगह चिन्हित करी गई थी कि यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाए। इधर राज्य सरकार ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की बात करी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कहा कि आप काफी दिन से टाइम हो रहा है और आप गोलापार में ही शिफ्टिंग करें, तो वहाँ पर जमीन में कुछ वहाँ पर जो आपने बताया 75% जो बनागढ़ी में जो क्षेत्र आ रहा है उस पर इन्होंने कहा था कि पेड़ कटेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह आदेश किया हुआ है कि आप पेड़ को कम से कम मत काटे और हाई कोर्ट को वहीं पर बनाने की व्यवस्था करें। तो नई बिल्डिंग बनने की जरूर जल्दी बन जाएगी, इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर भी काफी वो लोगों को रिलीफ मिलेगा और हल्द्वानी की एक नई पहचान बनेगी। क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसा है जहाँ पर ये पूरे पहाड़ का आवागमन यहाँ से अल्मोड़ा और नैनीताल सबके लिए जाता है, तो ये एक तरह का ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर। तो हाई कोर्ट शिफ्ट होने से यहाँ की नई पहचान मिलेगी। ठीक है विष्णु, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अब उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्ट हो रहा है नैनीताल से हल्द्वानी। और अगली बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां आपको बता दें होटल में मिली युवा वैज्ञानिक की लाश। मौत पर जांच जारी, युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह की रहस्यमय मौत। परिवार ने लगाया नोएडा के शख्स पर आरोप। राजधानी लखनऊ के एक नामी होटल में युवा वैज्ञानिक की मौत से सनसनी फैल गई। महराजगंज के रहने वाले 22 वर्षीय युवा वैज्ञानिक राहुल सिंह लखनऊ के विभूति खंड स्थित होटल में रुके थे। मंगलवार सुबह होटल कर्मियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अनहोनी की आशंका होने पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने होटल कर्मियों की मदद से होटल का दरवाजा खोला। राहुल बेड पर पड़े थे। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने राहुल के पास मिले दस्तावेजों और मोबाइल के जरिए पीड़ित परिवार से संपर्क करके घटना के संबंध में जानकारी दी। राहुल ड्रोन इनोवेशन से जुड़े थे और फिलहाल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजाइन इन्वर्टर एंड इंस्टीट्यूशन सेंटर में इनोवेटर थे। राहुल यही नहीं, रिसर्च और पढ़ाई कर रहे थे। ड्रोन साइंटिस्ट राहुल सिंह की मौत के मामले में परिवार ने आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे छोटे भाई रोहित सिंह ने कहा कि उन्हें नोएडा के चंद्रभूषण मिश्रा और एक अन्य शख्स पर शक है। उसके साथ ही एक प्रोजेक्ट का मामला था। 85 लाख का प्रोजेक्ट ड्रोन से जुड़ा था। 62 लाख रुपए मिल चुके थे। पहले उसने प्रोजेक्ट वापस लिया, अब पैसे वापस मांग रहा था। पैसे को लेकर नोटिस भी भिजवाई गई, बार बार धमकी भी दी जा रही थी। वैज्ञानिक राहुल सिंह महराजगंज जिले के रहने वाले थे। 12 जुलाई उनका जन्मदिन था। राहुल ने बैटरी से चलने वाला इको फ्रेंडली ट्रैक्टर बनाया था। बेटे की मौत से मां सदमे में है और वह बार बार बेहोश हो रही है।
कि आप फील्ड वर्क में काम करिए हमारे साथ। जो 2.5 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा हम सरकार को 3 करोड़ में बेचेंगे। ये धोखाधड़ी का केस कर दिए। कोर्ट से नोटिस भी आया, बस्ती से नोटिस आया, कोर्ट से नोटिस आया, सब चीज़ सर। बट हमारा भाई बोला कि हमको प्रोजेक्ट लिए हैं कि हमारे लड़के और लड़की के नाम से प्रोजेक्ट बनेगा, तुम्हारा इसमें नाम नहीं रहेगा। ऑफिशियली कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ था। सर बाबू को बार बार मारने का धमकी दिया जा रहा था सर। घर पे फरवरी से ही घर पे भी वो आए हैं चंद्रभूषण मिश्रा, वहीं धमकी दे रहे थे। पापा को भी धमकी दे गए हैं मारने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे जो आ रही है बड़ी खबर रामपुर से, जहां आपको बता दें आजम खां को बड़ा झटका। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर विकास प्राधिकरण ने किया आदेश पारित। यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित। निर्माण ध्वस्तीकरण के लिए 15 दिन की दी गई मोहलत। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने के चलते अवैध करार देकर रामपुर विकास प्राधिकरण ने आदेश पारित करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को 15 दिन के भीतर स्वयं ध्वस्तीकरण करने के आदेश दिए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की तहसील सदर के ग्राम सिगंड खेड़ा क्षेत्र में बनी हुई है, जो कि 2024 से रामपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। ऐसे में यहां निर्मित भवनों के नक्शे पास कराए जाने की बाबत आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस देकर जानकारी तलब की थी, परंतु संतोषजनक जवाब न मिलने पर अब ध्वस्तीकरण के आदेश पारित कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जौहर विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण ग्राम सिंगंड खेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र अंतर्गत आता है। जांच में यह ज्ञात हुआ कि वहां जो भवन निर्माण हुआ है वह बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद यह तथ्य प्रकाश में आए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिसका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन हैं जो बिना मानचित्र स्वीकृत बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया। इसकी ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया है। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुजफ्फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजफ्फिर, जिस तरीके से निर्माण ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए 15 दिन की मोहलत दी गई है और 40 में से 38 भवनों को ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। ये आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है और जो जौहर ट्रस्ट के अंडरटेकिंग में वर्ष 2006 में एक जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी और फिर इसके बाद ही इससे विवाद शुरू हो गए थे। कहीं ना कहीं किसानों की जमीनों को लेकर भी इससे विवाद जुड़ा रहा और चक रोड, जो सरकारी चक रोड होते हैं जो किसानों के खेतों पर जाते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं इसका जो है विवाद जुड़ा रहा। लेकिन फिर उसके बाद वर्ष 2012 और 17 की अखिलेश यादव की सरकार में यहाँ पर कई भवनों का निर्माण हुआ, जिसमें जो पहले जो है जिला पंचायत के अंडरटेकिंग में ये एरिया आता था, लेकिन वर्ष 2024 में इसे आरडीए ने अपने अंडरटेकिंग में ले लिया और फिर उसके बाद जब इसमें जांच कराई गई तो इसमें 40 भवन पाए गए। 40 भवन में से सिर्फ 2 का ही नक्शा पास था, जबकि 38 बगैर नक्शे के बने हुए थे। और फिर उसके बाद जो 15 दिन का नोटिस दिया गया था जौहर यूनिवर्सिटी को 28 जून को, जिसका समय पूरा होने के बाद
अब आरडीए की तरफ से ये कार्रवाई अमल में लाई गई है जी। और अब अगले 15 दिन का समय उनको और दिया गया है कि ठीक है। जो भी अवैध भवन है उनको उस अतिक्रमण को या तो खुद हटा लें, नहीं तो प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई करेगा। ठीक है मुजम्मिल, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सोनम वांगचुक भूख हड़ताल मामले में सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल मामला केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल से जुड़ी जनहित याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित है। अदालत ने उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई टाल दी थी, क्योंकि बार बार एसोसिएशन की हड़ताल के कारण सरकारी वकील उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने मामले की तत्कालिकता को देखते हुए इसे आज के लिए सूचीबद्ध कर दिया। और इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार जिस तरीके से सोनम 18वें दिन आज उनका अनशन पे बैठे हुए हैं, लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। जिस तरीके से पीआईएल दाखिल की गई है, अब दिल्ली हाईकोर्ट उस पर आज क्या सुनवाई कर सकती है, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, दरअसल जो दिल्ली हाई कोर्ट है इस मामले पर आज सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध कर चुका है मामले को, लेकिन सवाल है कि दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार कल भी हड़ताल पर थी और आज भी हड़ताल पर है। और स्थिति ये है कि बार एसोसिएशन ये नहीं चाहता है कि जो हड़ताल है उसमें कोई सुनवाई हो। हालांकि अगर कोर्ट के सामने ये चीजें आती हैं कि इस मामले पर सुनवाई करना जरूरी है और अगर कोई आदेश पारित करती है कि जो कल स्टेटस बताने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट के वकील को और केंद्र सरकार की तरफ के लिए एसजी को नोटिस दिया गया था कि वो अपना स्टेटस रिपोर्ट जारी बताएं, उस पे अगर कोर्ट एडामेंट होता है तो कोर्ट इसके लिए कोई आदेश पारित करेगा, तभी इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन अभी तत्काल की स्थिति ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जो हड़ताल कल उसने अपनी प्रायोजित की थी वो आज भी जारी है। ऐसे में उम्मीद कम है कि इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि जो ठीक है विवेक, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।